Good morning, students. So, today, continuing with our unit that is classification of elements, and the periodic property that we were doing was atomic radii and ionic radii. So, let us discuss about the concept of ionic radii for isoelectronic species. For isoelectronic species, इनके लिए हम डिस्कस करेंगे आज और वेरिएशन स्टडी करेंगे एटॉमिक रेडियाई की अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये आपको मैंने पिछली यूनिट में भी बताए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एज यू ऑल नो आर द स्पीसीज containing same number of electrons. Species containing same number of electrons. इनको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। ये सभी जानते हैं। अब सपोज कर लें, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं अपना Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, और हम साथ में ले लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल ऑफ F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आप ध्यान से देखें, सभी के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बात आपको सबको पता है, यहाँ पर सब में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें से भी 11 में से 1 गया 10, या 12 एटॉमिक नंबर, 12 में से 2 गए 10, या 9 + 1 10, यहाँ 8 + 2 10 है, यहाँ 7 + 3 10। हमें इनको अगर अरेंज करना हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और उसमें आपको लगे कि आपको जो स्पीसीज दे रखे हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और आपसे वो पूछे, क्वेश्चन पुट करे कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, तो आप कैसे अरेंज करेंगे? तो देखो, इसमें आप सिंपल सी बात ध्यान रखो। ये तो कल मैंने आपको बताया था कि जो कैटायन का रेडियस अपने पेरेंट एलिमेंट से कम होता है और एनायन का रेडियस अपने पेरेंट एलिमेंट से ज़्यादा होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जिस सब्सटेंस के पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उसका रेडियस उतना ही कम होगा। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स inside the nucleus of an atom, more the number of protons, lesser will be the ionic radii। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सभी ने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। अब जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, सबके पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर का है यहाँ पर 13, यानी कि जो न्यूक्लियस है एल्युमिनियम का, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 13। तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किसका हुआ? एल्युमिनियम का हुआ। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 12 है हमारा। मैग्नीशियम जो एलिमेंट होता है, तो इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं। अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं। बात करते हैं आप यहाँ पर फ्लोराइड आयन की, तो सिंपल फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के जो न्यूक्लियस हैं, इसके पास जो है वो कितने प्रोटॉन्स हैं? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसके पास 9 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके न्यूक्लियस में जो है 8 प्रोटॉन्स हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है। अब बात हो रही है इन आयन्स की, तो अब हम यही देखेंगे, प्रोटॉन्स तो सब में सेम है ना। एल्युमिनियम आयन बेशक हो, लेकिन एटॉमिक नंबर तो एल्युमिनियम का वही है। अब एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स था, तो यहाँ पर 13 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैग्नीशियम के केस में 12 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा फील करेगा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं।
यहाँ पर 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, फ्लोरीन में ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, और नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज जो फील करेगा वो एल्यूमिनियम आयन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसके पास ज़्यादा होंगे उसका आयनिक रेडियस उतना ही फिर कम हो जाएगा। तो सबसे कम आयनिक रेडियस जो रहेगा इसमें वो किसका रहेगा, Al3 पॉजिटिव का रहेगा, फिर उससे ज़्यादा रहेगा Mg2 पॉजिटिव का, फिर Na पॉजिटिव का, फिर अब देखो अब इसमें आयनाइंस में जिसके पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसका उतना कम होगा आयनिक रेडियस। तो फ्लोराइड आयन का रहेगा F नेगेटिव, फिर हमारा जो है O2 नेगेटिव आ जाएगा, और फिर जो है हमारा N3 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका, आयनिक रेडियाई का। तो हमें देख लेना है कि हमारे जो स्पीसीज़ हैं वो कौन से दे रखे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ अगर दे रखे हैं तो उसके अंदर हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसके पास ज़्यादा होंगे उसका आयनिक रेडियाई जो है उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ख़ास ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का जो है काम है। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई की अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहूँगा जिसका यूज़ होगा फिर आगे वाली प्रॉपर्टी में भी और इसके अंदर भी, जो आगे आपको मैंने कंसेप्ट बताना है। दैट कंसेप्ट इज़ शील्डिंग अफेक्ट। शील्डिंग अफेक्ट जिसको हम स्क्रीनिंग अफेक्ट भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग अफेक्ट बोल सकते हैं इसको आप, और इसको आप शील्डिंग अफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या होता है ये शील्डिंग अफेक्ट और स्क्रीनिंग अफेक्ट? देखो क्या होता है कि जो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक तो इनर शेल है और एक आउटर शेल है। अब देखो शेल के अंदर अलग अलग सब शेल्स हैं। हमारे पास जो है सब शेल्स S सब शेल भी होती है, P भी होती है, D भी होती है और F भी होती है, और इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। आपने अलग अलग ऑर्बिटल्स की शेप्स भी देखी हैं। जैसे आपको पता है S ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। P ऑर्बिटल्स की जो शेप आपने देखी थी वो कैसी थी, वो डम्बल शेप थी। D ऑर्बिटल्स की डबल डम्बल शेप्स थी। तो इनका भी जो है अलग अलग जो है प्रभाव होता है। और F ऑर्बिटल्स की बड़ी डिफ्यूज शेप्स होती हैं। हम कह सकते हैं होती डम्बल शेप्स ही हैं लेकिन डिफ्यूज होती हैं, इनकी शेप्स हम दिखाते नहीं जाते। तो जनरली न्यूक्लियस के अराउंड दो तरह की शेल हमारी बनती हैं एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड। एक तो ये हमारे हो गई इनर शेल, और एक हमारे पास हो गई ये आउटर शेल जिसको हम वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, हम इनर शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ रिपल्शंस करता है। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शंस करता है, ये इनको रिपेल करता है ताकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ना आ पाए, ताकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में क्या ना कर पाए, ना आ पाए। तो दिस इज नोन एज शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, सो दैट it cannot come in contact with shielding of the nucleus by inner shell electron, so that it cannot come in contact with the valence shell electron. This shielding of nucleus is known as shielding effect or screening effect. Now it depends on the electron कि वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इनर शेल के अंदर तो सबसे अफेक्टिव शील्डिंग करता है वो, बिकॉज जो s ऑर्बिटल की शेप है वो न्यूक्लियस की शेप से मैच करती है, स्फेरिकल शेप है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो s सब शेल में अगर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ये सबसे अफेक्टिव शील्डिंग करता है न्यूक्लियस की, और सबसे ज़्यादा रिपल्शन ऑफर करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ताकि जो है वो न्यूक्लियस से दूर रहे। तो s ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग सबसे अच्छी होती है। फिर जैसे जैसे ये p से d पर आते हैं और हम f पर आते हैं तो स्क्रीनिंग ऑफ द न्यूक्लियस बाय दीज p इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल्स या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d और f ऑर्बिटल्स, वो पुअर होती चली जाती है।
क्यों? क्योंकि इनकी शेप्स कुछ इस तरह की हैं, ये डंबल और डबल डंबल शेप, दैट दे आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली स्क्रीन द न्यूक्लियस and due to which the nucleus attract the outermost electron toward itself. So that is why as the electron is present in s orbital, it shields the nucleus effectively, and if the electron is present in p orbital and in d and f orbital, then shielding of the nucleus decreases. हम फिर एक term use करते हैं poor shielding of the electrons of the electron, sorry, poor shielding of the nucleus by d electrons, and सबसे worst जो shielding करते हैं वो f orbital के electrons करते हैं. तो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को हम ये कहें कि बिल्कुल नहीं ढक पाते, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बड़ा टाइटली अपनी तरफ क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है, खींच के रखता है अपनी तरफ, आसानी से उसको रिलीज नहीं होने देता. तो ये हमारे पास जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, शील्डिंग इफेक्ट का. तो ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, अभी भी और अगले साल भी जो है आपका बहुत काम आएगा ये इफेक्ट. डी ब्लॉक के अंदर भी जो है आप बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को जो है सोल्व कर सकते हो इससे. तो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, द स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, द स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स so that it cannot come in contact, with outermost electrons, ताकि वो outermost electron के contact में ना आ पाए. इसको हम shielding effect बोलते हैं. The screening of nucleus by inner shell electrons so that it cannot come in contact with outermost electrons. So ये आप ये समझ लें कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत काम आने वाला है आपका अगले साल भी, और इस साल तो आ ही रहा है. तो अब हम वेरिएशन स्टडी करते हैं एटॉमिक रेडियाई की अक्रॉस द पीरियड. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड. कैसे वेरी करता है एटॉमिक रेडियाई जब हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड. अब पीरियड का मतलब लेफ़्ट टू राइट की बात कर रहा है ये, जब हम मूव करते हैं एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ. तो आपको पता है, देखो यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं. यहाँ लिथियम ले लिया हमने, इधर बेरिलियम ले लिया, ये बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया. अब ये आपके पास जो है सीरियल में है, ये 3 एटॉमिक नंबर है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है. तो देखो इधर प्रोटॉन्स जो हैं 3 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 हैं, इधर 4 हैं न्यूक्लियस में, और इधर 5 प्रोटॉन्स हैं, इधर 6 प्रोटॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स है. बड़ा सिंपली एक्सप्लेन करूँगा आपको, ये 9 प्रोटॉन्स है. अब इसमें देखो आप, मतलब जैसे आप लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो लिथियम का न्यूक्लियस है इसमें 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम का न्यूक्लियस है इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं, बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स हैं, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है. अब इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो सेम शेल में एंटर कर रहा है. देखो पीरियड तो एक ही है ना, ये जो पीरियड है ये एक ही पीरियड है, सेकंड पीरियड है. ये सेकंड पीरियड कैसे है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो सेकंड शेल में जा रहा है हर एलिमेंट का. और जैसे लिथियम है, इसकी कन्फिग्रेशन आप देखेंगे तो ये क्या बनेगी, 1s2 2s1. बेरिलियम है तो 1s2 2s2. बोरॉन है तो 1s2 2s2 2p1. इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, सबका सेकंड शेल में जा रहा है. कार्बन है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2. नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3. ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4. अपना फ्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5. तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर कर रहा है और प्रोटॉन बढ़ते चले जा रहे हैं. तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, जिसको हम Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंक्रीज़ करता है जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड कर रहा है. इलेक्ट्रॉन तो उसी शेल में है, सेकंड शेल में. तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इंक्रीज करेंगे और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स,
ड्यू टू विच जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगी, विल फील, या फिर आप ये कहें कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होगा विल फील ग्रेट अट्रैक्टिव पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसको अट्रैक्टिव पुल फील करने को मिलेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, द शेल कंट्रैक्ट्स, जो शेल होगी वो क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एंड हेंस वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियाई जो होगा दैट विल बी डिक्रीज्ड। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी सही। एक्चुअल जो Z एक्चुअल एटॉमिक नंबर होता है उसमें से एक टर्म हम घटाते हैं, दैट इज नोन एज शील्डिंग कांस्टेंट, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट का प्रभाव है जिसकी वजह से शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला ये होता है, Z इज बेसिकली द एक्चुअल एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा इज द शील्डिंग कांस्टेंट। और ये शील्डिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए एक रूल्स फॉलो करते हैं जिनको हम स्लेटर्स रूल बोलते हैं। अब वैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में तो ये है नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव सिलेबस के अंदर ये ज़रूर है। तो मैं एक लेक्चर लेकर के आपको स्लेटर्स रूल के बारे में ज़रूर बताऊँगा। अभी आपका यूटी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो आपका ये जो क्लास बनी थी ये भी लेट बनी थी और क्लासेस के कंपैरिजन में। जब ये क्लास बनी थी तो और जगहों पर आपके बाकी सेक्शंस में जो है 4th यूनिट ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन फिर भी हमने 3rd यूनिट पर आ गए हैं और मोस्टली हमने जो हाफ ऑफ द यूनिट है वो कवर भी कर लिया है। तो जो यूटी का मैक्सिमम जो सिलेबस है मैं आपका कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएँ आसानी से। तो इसलिए स्लेटर्स रूल के बारे में मैं आपको जो है ना अलग से एक लेक्चर लेकर बताऊँगा। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा ये। तो ये हमारे पास जो है अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट रहता है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन तो सेम पीरियड में एंटर करते हैं सेकंड पीरियड में, और अगर थर्ड होगा तो थर्ड पीरियड में एंटर करेंगे, और लेफ़्ट टू राइट अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सो जिसकी वजह से आउटर मोस्ट जो शेल का इलेक्ट्रॉन है दैट विल फील ग्रेट अट्रैक्टिव पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द शेल कंट्रैक्ट एंड एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप, वेरिएशन डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप जैसे हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं, यहाँ पर लिथियम से ही ले लेते हैं हम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और अगला रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। लिखो तो लिख लो क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बड़ी जो है रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो इनकी केमिस्ट्री बड़ी डिफ़िकल्ट होती है स्टडी करने में, तो इसके लिए जनरली इंक्लूड नहीं करते हम। ये फ्रेंशियम है एलिमेंट। तो ये हमारे पास जो है अल्कली मेटल्स हैं हमारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब हम वही बात है यहाँ पर 3 और फिर 11 फिर 19 एंड सो ऑन एटॉमिक नंबर है। अब इसमें क्या होता है 1s2 2s1, ठीक है। सोडियम में क्या होता है आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम में चलेंगे आप तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। फिर ऐसे ही रुबिडियम पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5s1। सीजियम पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6s1। तो आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बार बार इलेक्ट्रॉन एक नई शेल में ऐड हो रहा है, बार बार एक इलेक्ट्रॉन नई शेल में ऐड हो रहा है। देखो एटॉमिक नंबर तो इधर भी बढ़ रहा है जैसे कि अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहा था, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ हर बार जैसे लिथियम के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में प्रेजेंट है, लेकिन सोडियम के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें पोटेशियम के केस की तो उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 3 एंड देन फोर्थ शेल में प्रेजेंट है। तो हर बार जब एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन जो है वो हर बार क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती चली जा रही है।
तो ये चीज़ प्लस फिर जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर इनर शेल में एंटर कर रहे हैं वो स्क्रीन भी कर रहे हैं न्यूक्लियस को, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इन्फ्लुएंस में आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो स्थिति है वो वहाँ लेफ़्ट टू राइट में तो क्या था, इलेक्ट्रॉन सेम पीरियड में एंटर कर रहे थे। जब लेफ़्ट टू राइट की केस थी वहाँ तो इलेक्ट्रॉन सेम पीरियड में एंटर करते थे अक्रॉस द पीरियड में, तो लेकिन लेफ्ट यहाँ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो है हर बार एक नए पीरियड में एंटर कर रहे हैं। इधर सेकंड शेल है तो सेकंड पीरियड है, थर्ड शेल है तो थर्ड पीरियड है, फोर्थ शेल है तो फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ शेल है तो फिफ्थ पीरियड है। तो एक तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वैसे ही दूर हो जाए बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल, हर बार एक नई शेल ऐड हो रही है। दूसरा, इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग भी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की पावर थी टू पुल द इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ वो भी कम होती चली जा रही है। तो दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एक तो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल, because of addition of new shell, outermost electron gets away from the nucleus। एक तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, प्लस दूसरा रीज़न जो है, दिस इज रीज़न वन, एंड सेकेंड रीज़न इज द शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर शेल। द शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आल्सो प्ले अ रोल by inner shell electron also plays a significant role here, due to which the outermost electron now feels less attractive pull of the nucleus and it remains away from the nucleus। so that is why जो है atomic radius जो है increases in general जरूर लिखना, because exceptions बहुत होती हैं केमिस्ट्री में। in general atomic radii जो होता है it increases down the group, although effective nuclear charge increases, but because of addition of new shell and shielding of inner shell electrons by the nucleus, shielding of the nucleus by inner shell electrons, ये दोनों फैक्टर्स को मिला करके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट रिमेन्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सिंपल सी बात बताएं आपको, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी बढ़ती चली जा रही है, जो रेडियस है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ये जनरल ट्रेंड है। एटॉमिक रेडियस कट क्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप भी। अब मैं आपको इनकी एक्सेप्शंस बताता हूँ। अब अगर आप एक्सेप्शंस देखें तो देखो कैसे शील्डिंग इफेक्ट का रोल जो है वो काम में आता है। अब हम बात करते हैं 13th ग्रुप के एलिमेंट की। अब एक्सेप्शन टू द एटॉमिक रेडियाई कंसेप्ट, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब इसकी एक्सेप्शंस देखते हैं हम। अब देखें आप यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो चीज़ें सीधी नहीं होती, जो उल्टी होती हैं, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सभी के सभी 13th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब आपको अभी मैंने क्या बताया कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है कि ऑल्दो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बट एटॉमिक रेडियस आप क्या देखेंगे ऑफ गैलियम इज लेसर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। हालांकि एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन गैलियम का एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम से कम है। इसके पीछे कारण क्या है ये बताना है हमें। एटॉमिक रेडियाई ऑफ गैलियम इज लेसर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। देखो अब इसके पीछे रीज़न क्या होगा। देखो गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31 और एल्यूमिनियम का है 13। अब एल्यूमिनियम में तो क्या है, एल्यूमिनियम में Z13 हो गया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि थर्ड शेल में 3s2 और 3p1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस किस में मौजूद हैं, या तो 2s में है या 2p में है, जिनका अच्छा खासा शील्डिंग इफेक्ट होता है। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है। इसमें आप देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आता है हमारे पास 4s2, ठीक है जी, फिर 3d10 ये हो गया,
3d10 4s2 और फिर 4p1। अब देखें आप यहाँ पर, अब यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ शेल का p इलेक्ट्रॉन, इसको शील्ड करने के लिए अंदर जो है वो d इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी अभी मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर बताया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर जो था वो ये था, देखो s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन सबसे इफेक्टिव शील्डिंग करते हैं और d ऑर्बिटल्स के सेकंड लास्ट नंबर पे है, तो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग जो है वो क्या होती होगी, पुअर शील्डिंग होती होगी। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ द इनर d इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, इनकी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला जाता है। पुअर शील्डिंग का मतलब ये न्यूक्लियस है और इनर डी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाए, तो ये न्यूक्लियस तो अनकवर्ड रह गया, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और शेल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एटॉमिक रेडियस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा उसमें आपको निश्चित तौर पर एक डिक्रीज देखने को मिलेगा। जबकि एल्यूमिनियम के केस में जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था, इसको अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो s ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं या p ऑर्बिटल्स में मौजूद है, जिनका अच्छा शील्डिंग इफेक्ट होता है, जो गुड शील्डिंग करते हैं न्यूक्लियस की। तो जो गुड शील्डिंग करते हैं न्यूक्लियस की, वो न्यूक्लियस को अच्छे से कवर करके रखते हैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। जब न्यूक्लियस अच्छे से कवर रहेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के संपर्क में आ नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस को जगह ही नहीं दिख रही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, न्यूक्लियस अनकवर्ड है बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दीज इनर डी इलेक्ट्रॉन्स, हेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स टाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से, तो ये शेल भी जो है ये खींची चली आएगी कंट्रैक्ट होकर के न्यूक्लियस की तरफ, और एटॉमिक रेडियस जो है आपको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। सो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर जो आता है हमारे पास, ये गैलियम के केस में आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डाउन द ग्रुप आप लिखेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस जो है बोरोन का कम होगा, फिर आपने गैलियम का दिखाना है, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। ये इसमें आपका जो है एग्जैक्ट ट्रेंड ये रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक्सेप्शन टू द एटॉमिक रेडियाई होगा ये हमारे पास। ये आपका एक केस हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जैसे अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड ही, ये आपकी वैसे नोटबुक में मैंने डाल रखे हैं। इनमें मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जो ये वाला क्वेश्चन है इसके बारे में बता रहा हूँ। ये आपको कुछ आयंस दे रखे हैं, Be2 पॉजिटिव, साथ में Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव। आपने इनको अरेंज करना है, किस में अरेंज करना है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। अब सबसे पहले तो ये देखो कि जो स्पीसीज आपको दिया गया है ये कहीं वो तो नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है तो क्लोरीन का 17 होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 18 आएंगे, इसमें 10 आएंगे, इसमें 10 आएंगे, इसमें 18 आएंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये स्पीसीज। इसमें आप सिंपल पहले कैटायंस को पिक कर लो। 3 कैटायंस हैं, 3 कैटायंस में से आपको पता है कि जो साइज़ का कंसेप्ट रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा। अब देखो इसमें बेरिलियम आयन जो है, और दूसरा कैटायन है आपका मैग्नीशियम आयन, और एक है सोडियम आयन। ये बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए एलिमेंट्स की। ये दोनों सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनका साइज़ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से कम रहेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। अब इन दोनों में से बेरिलियम ऊपर आता है, मैग्नीशियम नीचे आता है, तो डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट का साइज़ ज़्यादा होता है और अपर वाले का कम होता है। तो स्मॉल साइज़ बेरिलियम का होगा, फिर इससे ज़्यादा मैग्नीशियम का होगा, और फिर जो सोडियम आयन है जो कि एक अल्कली मेटल है जिसका साइज़ है ही बड़ा इन दोनों से, वो आएगा। ये तो कैटायंस का हिसाब हो जाएगा। अब एनायंस में देखें अगर हम, तो हमारे पास ये है
Cl नेगेटिव, ये H2 नेगेटिव और ये Br नेगेटिव। अब ये जो है हमारे पास कहीं ना कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये 17 + 1 18, ये 16 + 2 18, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सॉरी। तो ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Cl नेगेटिव और H2 नेगेटिव, और Br नेगेटिव अलग है। Br जो है एक्सेप्शनली बड़ा है, ये Cl से भी बड़ा है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4th शेल में प्रेजेंट मिलेगा आपको, और इन दोनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3rd शेल में प्रेजेंट मिलेंगे, क्योंकि Cl एटॉमिक नंबर जो है 17 है। तो इसमें लास्ट में क्या आ जाता है, यहाँ पर नियोन आ जाता है, और फिर आ जाता है 3s2 3p5। ठीक है, ये 3rd शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जो सल्फर है इसका 16 होता है, इसके अंदर जो है नियोन आ जाता है, और 3s2 3p4, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें है। लेकिन जो ब्रोमीन है एटॉमिक नंबर 35, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा वो मिलेगा 4s2 4p5 इस तरह से, तो 4th शेल में मिलेगा। तो अब Cl नेगेटिव और H2 नेगेटिव की अगर बात करें हम, Cl नेगेटिव और H2 नेगेटिव की बात करें तो इनके अंदर जो है Cl नेगेटिव का साइज, क्योंकि ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है Cl, और जो सल्फर है वो 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो जो Cl नेगेटिव का साइज है वो H2 नेगेटिव से स्मॉल रहेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज रहता है। और फिर हमारा H2 नेगेटिव आएगा, और लास्ट में Br नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4th शेल में प्रेजेंट है Br का। तो इसमें सिंपल कंसेप्ट हमने अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप वाला कंसेप्ट लगा करके सोल्व किया है। ये जो Be2 पॉजिटिव है ये तो सबसे स्मॉल साइज का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है 2nd ग्रुप का। फिर इससे बड़ा Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है, हम टेबल के अंदर देखते हैं। फिर Na पॉजिटिव 1st ग्रुप का एलिमेंट है, तो 1st ग्रुप के एलिमेंट का साइज 2nd ग्रुप के एलिमेंट से बड़ा है ही। फिर इनमें हम देखें तो Cl नेगेटिव जो है इसका लास्ट शेल जो है 3rd शेल है, S सल्फर का भी लास्ट शेल 3rd शेल है, लेकिन ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है, ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है। तो 17th ग्रुप के एलिमेंट का साइज 16th ग्रुप के एलिमेंट के साइज से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। प्लस दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम ये देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं उसका साइज़ कम होता है। तो इसके पास 17 प्रोटॉन है और इसके पास 16 प्रोटॉन है, तो 17 प्रोटॉन वाले का साइज़ कम रहेगा। और Br नेगेटिव क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4th शेल में जाता है, तो इसका साइज सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये कंसेप्ट इसमें आपका एटॉमिक रेडियस का आपको ध्यान रखना है। अगली प्रॉपर्टी के ऊपर अब हम आते हैं जल्द ही, अभी फ़िलहाल आप इतना ही करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये है